कल हम लोगों ने बात करी थी बेसिकली रोग क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि पेशेंट की देखभाली में कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, डेल्यूशंस क्या होते हैं, इस तरीके के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो औषधियाँ होती हैं, ये बेसिकली हमारे फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं, उनकी क्रियाओं को घटाती या बढ़ाती हैं, जिससे हमारे किसी भी प्रकार के रोग में आराम आ जाता है। तो हमारे शरीर के जो मूलभूत तत्व हैं, जो मूलभूत टिश्यूज हैं, ये 7 होते हैं संख्या में। आप किसी भी पैथी में चिकित्सा कीजिए, इन 7 पर ही काम किया जाता है। यही हमारे शरीर को बनाते हैं, उसे स्वस्थ रखने का काम करते हैं। जब इनकी कार्यप्रणाली में अंतर आ जाता है, जब ये कम या ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो जिस भी स्थान पर, जो मैंने बताया 7 स्थान होते हैं, जिस भी स्थान पर कोई इम्बैलेंस होगा, वहीं से रोग की उत्पत्ति माननी चाहिए। प्रभाव मैंने कल बताए थे कि मौसम का, उम्र का, आहार विहार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम जिस तरीके का खाना खाते हैं, पीते हैं, नींद लेते हैं, जागते हैं, मेहनत करते हैं, इन सब चीजें हमारे उस कॉन्सेप्ट पर, जो हमारी 7 टिश्यूज हैं, एलिमेंटल टिश्यूज बोलते हैं इनको, उनको प्रभावित करती है। आयुर्वेद में इन्हें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के नाम से जाना जाता है। वहीं एलोपैथिक में हम इसको सबसे पहले रस, प्लाज्मा बोलेंगे, उसके बाद रक्त, ब्लड है। ब्लड में प्लाज्मा मिक्स रहता है। ब्लड 2 तरीके का होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड वो है जो हमारे शरीर को पोषक तत्व देता है, और इम्प्योर ब्लड वो है जो हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया के पश्चात, जब वो सेल्स को न्यूट्रिशन दे देता है और उसको सेल यूज करते हैं, तो जो वेस्टेज क्रिएट होती है उसको इम्प्योर ब्लड में डाल दिया जाता है। तो ब्लड के बाद जो है वो थर्ड स्टेप पे आ जाता है, उसको बोलते हैं मसल्स, मांस। हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू ही मसल्स का निर्माण होता है। मसल्स के बाद बनती है फैट एडिपोज टिश्यूज, जिसको आयुर्वेद में मेदा के नाम से जाना गया है। इसके अलावा यहाँ पर मेदा को हम लिवर से भी डिनोट करते हैं। फैट एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं कार्टिलेज में, कार्टिलेज कन्वर्ट होती है बोन्स में। तो आयुर्वेद में या मेडिकल टर्म्स में फैट एडिपोज के बाद सीधा ही बोन्स को डेवलपमेंट में बताया गया है, क्योंकि कार्टिलेज बोन्स का ही रूप है, तो उसको काउंट नहीं किया गया। देन बोन से बोन मैरो बनती है, ये हमारे जो बैकबोन होती है उसमें बनती है, स्प्लीन में बनती है, और मेंटेन करी जाती है लीवर और किडनियों के द्वारा। और जब बोन मैरो हमारी डेवलप होती है, हेल्दी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स की मात्रा अधिक होती है। रिप्रोडक्टिव मात्रा ही आपकी एक तरह से हार्मोन्स, हार्मोनल कहलाती है, कि आपकी बॉडी में किस तरीके के हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। वो सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो कैपेबिलिटीज है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स की जो कैपेबिलिटीज है, उन पर डिपेंड करती है। तो ये 7 एलिमेंटल टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इन 7 एलिमेंट टिश्यूज को हमें हमेशा याद रखना है। इन्हीं के ऊपर ही हमारी औषधियां बेहद अच्छे तरीके से काम करती है। अब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो हमें उसको किस तरीके से जांच करनी चाहिए। आप पेशेंट को देखकर, उसकी स्थिति भांपकर, जैसे वो किस तरीके से, किस चाल में आया, उसके चेहरे की रंगत क्या है, उसके चेहरे की आकृति और प्रकृति क्या है, इसी प्रकार उसके शरीर की आकृति प्रकृति क्या है, ये देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसको इस प्रकार के रोग है या इसका इस प्रकार का मिजाज बना हुआ है। इसी तरीके से छूकर, बॉडी ठंडी है, गर्म है, या बॉडी की जो नब्ज है वो तेज चल रही है, नब्ज जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, ये चीजें देखकर आप जांच कर सकते हैं।
जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। हालांकि हर मनुष्य की एक गंध होती है, बट जब वो रोगी होता है तो उस गंध में दुर्गंध का आभास होने लगता है। और जब वो अच्छी अवस्था में होता है, स्वस्थ अवस्था में होता है, तो उसके ऊपर से एक सुगंध आने लगती है। तो यहाँ पर हमें गंध को सूंघ कर अनुमान लगाना चाहिए। इसी तरीके से हम विभिन्न प्रकार की जांचें करा सकते हैं, जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट है। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट उसकी उस वक्त की अवस्था का बताती है कि इस समय व्यक्ति की क्या अवस्था चल रही है। यहाँ पे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बता दूं, आप अपने पेशेंट को बाहर से मेडिकल टेस्ट के लिए बोलते हैं तो इसमें आप लोगों को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन एक QRM में क्वांटम रेजोनेंस मशीन आती है। ये लगभग आपकी 5,500-6,000 रुपए की रेंज की मशीन होती है। यदि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मशीन खरीद के रखें और इस मशीन को अच्छे से समझें। तो ये आपकी बॉडी के लगभग 8 से 10 हजार टेस्ट करती है। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, आप इसका प्रयोग अपनी टेस्टिंग के दौरान कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी लागत सिर्फ एक ही बार आती है और आप उससे जितने चाहें उतने टेस्ट कर सकते हैं। जबकि पेशेंट को अगर आप बार बार बाहर से टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं तो उसका पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च होता है, तो आपको एक अर्निंग का सोर्स अलग से मिल सकता है। अब इस मशीन को आप थोड़ा सा टाइम देंगे, 2 महीने 3 महीने में इस मशीन का प्रोसेस पूरी तरह से समझ आ जाता है। हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, उसे समझना होता है, देन आप उस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो किसी की क्या स्थिति कब बनती है, क्या खाने के बाद बनती है और क्या उसको आगे करना चाहिए, वो उस मशीन की सहायता से आप आराम से देख सकते हैं। तो जांच के द्वारा आप पेशेंट को देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे शरीर की बनावट, शरीर का रंग, तापमान, मलमूत्र, उसकी दैनिक दिनचर्या की अवस्था को जानकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके शरीर में रोग किस प्रकार का है। एक अच्छा चिकित्सक वही होता है जो पहले ही अनुमान लगा ले कि उसके पेशेंट को ये समस्या चल रही है और जब टेस्ट कराया जाए तो वही समस्या उसको निकले। हालांकि पेशेंट आने के बाद हमें अपनी सारी समस्याएं पहले ही बता देता है, तो हमें डायग्नोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमें एक्चुअली प्रोग्नोज करना होता है कि उसको इस अवस्था के बाद जब मैं दवा दूंगा तो उसका क्या प्रभाव उसके शरीर पर पड़ेगा। तो ये चीज हमें नोट करनी होती है। उसके बाद जब भी आप किसी को पेशेंट को दवा दे रहे हैं तो आपने उसको रोगी मानना है, और रोगी मान रहे हैं तो रोगी चाहे कम अवस्था का हो या ज्यादा अवस्था का हो, जितना ज्यादा परहेज करेगा उसको उतने बेहतर और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसकी डाइट को चेंज कराने की कोशिश कीजिए। हमारी दवाइयाँ, ऐसा माना जाता है कि खटाई के साथ अच्छा काम नहीं करती, तो हो सके तो खटाई बंद कर दीजिए। और दूसरा, दूध और दूध के बने प्रोडक्ट भी बंद कीजिए। जब वो दूध के प्रोडक्ट लेगा तो दूध में कैसीन की मात्रा अधिक होती है, जो आंतों में चूषण प्रक्रिया को स्लो कर देती है, तो दवाई के उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसके अलावा यदि आपका पेशेंट हल्का भोजन लेता है, जल्दी पचने वाला भोजन लेता है, पानी की मात्रा बढ़ा देता है, इसमें भी हल्का सा मीठा पानी बनाने का तरीका यह है कि आप 1 लीटर पानी के अंदर चौथाई चम्मच चीनी मिलाकर वो उसको दे सकते हैं। ये किसी की डायबिटीज या शुगर नहीं बढ़ाएगा, एनर्जेटिक होता है क्योंकि इसमें चीनी मिली हुई है, और क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिली हुई है तो ये बॉडी के ऊपर काफी अच्छा रिजल्ट रखती है और पेशेंट जो है एनर्जी को फील करता है। इसी में एक फार्मूला भी लिख लीजिए, ये फार्मूला अच्छा रहता है। यदि आपको पेशेंट डाउन अवस्था में आता हुआ दिखे तो ये फार्मूला देने से वो अच्छी एनर्जी को फील करने लगता है। फार्मूला है S1 F1 A1 P2 और WE। अगर आपको नहीं समझ आता कि पेशेंट को कौन सी दवा देनी है तो आप इसका प्रयोग किसी भी पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं। इसका किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है और जल्दी जल्दी देने से ये पेशेंट को एनर्जी देता है। पानी की कंडीशन मैंने आपको बताई दी है। रोगी को कम मात्रा में भोजन दें, सुपाच्य दें, शीघ्र पचने वाला दें, और थोड़ी थोड़ी देर में उसको खाना देते रहें। थोड़ी देर में देने का मतलब यह है कि उसके पेट में भरापन रहे, खालीपन ना है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट का पेट खाली होगा, और नॉर्मली होता भी यही है कि जिस समय व्यक्ति रोगी होता है उसकी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, ये प्राकृतिक होती है। अगर वो उस समय खाना नहीं लेगा तो उसके शरीर में गैस बनने लगेगी और हमारी दवाइयों का जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है।
तो कोशिश कीजिए कि पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर में कोई चीज हल्की गुनगुनी, तरल और चिकनाई युक्त दें। चिकनाई भी हल्की चिकनाई दें, क्योंकि उस समय उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे बेहतर मानता हूँ बिल्कुल पतली खिचड़ी जिसमें 16 गुना पानी हो और केवल सेंधा नमक हो, उसके अलावा कोई मसाला नहीं डलेगा। और वो भी पहले खिचड़ी को उबाल लिया, उसके बाद ऊपर से सेंधा नमक डाला जितनी आवश्यकता है उतनी, और उसमें चौथाई चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच देसी घी डाल दिया ताकि बॉडी को चिकनाई मिल सके। अब ये जितनी मात्रा में पेशेंट लेना चाहे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, उसको खाने देना चाहिए। और ये थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट करते रहना चाहिए, और हो सके तो हर बार ताजा देना चाहिए। खिचड़ी बना के अगर आपने एक बार रख लिया तो उसे कांच के बर्तन में स्टोर कर लीजिए, या उसे जो थर्मस होते हैं उसमें स्टोर कर लीजिए। एल्युमिनियम के बर्तन में स्टोर मत कीजिएगा। और जब जरूरत हो उसमें नमक और देसी घी मिलाए और पेशेंट को पीने के लिए दे दिए। तो पेशेंट का पेट भरा रहना चाहिए। यदि आप उसे फल या सब्जियां देना चाहते हैं खाने के लिए, तो फल छिलके उतार कर दीजिए और सब्जियों को उबाल कर दीजिए, कच्ची फॉर्म में मत दीजिए। सब्जियां ऐसी अवस्था के लिए हानिकारक होती हैं क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ा देती है। तो ऐसी अवस्था में सब्जियों को उबाल कर दें। जल का सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार करवाते रहने से बॉडी में जो हीट एक्सेस होती है वो निकल जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें। और जब हीट बॉडी से निकलती है तो हीट भी एक टॉक्सिसिटी का ही रूप है, तो वो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है बॉडी में से। और ध्यान रखें, पेशेंट का रोग कोई भी हो, उसे कब्ज नहीं होनी चाहिए। अगर कब्ज हो जाती है तो कब्ज को तोड़ने के लिए आप किसी अच्छे उपाय को अपना लीजिए। चाहे आप अनीमा दीजिए, चाहे पेट पे मिट्टी पट्टी रखिए, चाहे गीली पट्टी रखिए, या आप इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं में सलास का प्रयोग कीजिए, लेकिन पेट साफ होना मैंडेटरी है। जितना ज्यादा पेट साफ होगा, हीलिंग कैपेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। इसी तरीके से पेशेंट को अगर नींद ना आए तो नींद लाने के उपाय करने चाहिए। अगर नींद नहीं आएगी तो भी रिकवरी में दिक्कत आएगी। तो पेशेंट को नींद लाने के लिए आप F1WE का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को किसी भी तरीके की हाजत को रोकना नहीं चाहिए। आंसू आए रोने देना चाहिए, यूरिन आए तुरंत जाना चाहिए, स्टूल आए तुरंत जाना चाहिए। और जिस कमरे में पेशेंट हो, यदि संभव हो तो उस कमरे का पंखा बंद रखिए। ये मौसम पे निर्भर करता है। लोग कहते हैं, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो आप पंखे में अगर बैठे हैं और अब अभी भी पंखे में होंगे, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में बॉडी में खुश्की आनी चालू हो जाती है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये चीज अनुभव में ला सकते हैं। तो जो पेशेंट है जिसकी बॉडी हीट अप है या ठंडी पड़ी हुई है, अगर वो हवा में जाता है तो उसकी बॉडी में वायु और बनेगी, गैसेस और बिगड़ेंगी। तो कोशिश कीजिए कि पंखा बंद रखें। और ऐसी अवस्था में यदि पेशेंट को पसीना आ जाए तो समझिए आपका पेशेंट रिकवर कर रहा है। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं। वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार किस रोग में करना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी की औषधियां हैं जो आप उनको देते हैं, उनका प्रभाव लगभग दुगना हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि नए रोग जो हैं, एक्यूट कंडीशन जो रोग होते हैं, वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करते। वो आते हैं, 2-4 दिन 5 दिन शिकायत करते हैं, परेशान करते हैं, उसके बाद अपने आप चले जाते हैं। क्रॉनिक रोग हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, क्योंकि उनके साथ हमें जीने की आदत पड़ चुकी होती है। परंतु उनके कारण जो छोटी मोटी कंडीशंस पैदा होती हैं वो हमें बहुत परेशान करती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डाइजेशन कमजोर है, अब वो जब भी खाना खाएगा उसको गैस बनेगी बनेगी, अपच की शिकायत होगी होगी, पानी पेट में रुकेगा रुकेगा। तो हाइपोथायराइड, थायराइड, ये आपका लो बीपी, ये बीमारियां इन्हीं कारणों से बनती है। तो इसको हम जीवन शैली के रोग बोलते हैं। तो जीवन शैली के रोगों पर विशेष ध्यान देना है। और जीवन शैली के रोगों को निकालने के लिए इलेक्ट्रोपैथी की आप कोई भी औषधियां प्रयोग कीजिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को फिक्स कर लीजिए, वो सभी पे काम करता है। वो है, खाना खाने से पहले S1 की दवा दीजिए, खाना खाने के बाद एस्टन दीजिए, और रात को सोते समय सलास दीजिए। ये बिल्कुल कॉमन दवाएं हैं जो किसी भी प्रकृति के लिए सुटेबल होती है। अब यदि व्यक्ति एनिमिक है तो खाना खाने के बीच में उसको A3 का सेवन कराएं। अभी मैं दवाइयों के बारे में और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन जो बेसिक फार्मूले हैं ये हमेशा हर पेशेंट पे काम करते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था
कि नींद की समस्या है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, ये है तो ये इस्तेमाल कीजिए। इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस में सुधार होगा और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा एक फार्मूला और लिखिए, ये बुखार भी उतारता है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। जब भी आपको लगे आपके पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर है, इस फार्मूले का बेहिचक प्रयोग कीजिए, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फार्मूला है F1 L1 वरम 1 वेन 1 WE। इसका प्रयोग कीजिए। बुखार उतारने के लिए मैं अधिकतर इसी फार्मूले का प्रयोग करता हूं और ये फार्मूला एक दिन में या हार्डली 2 दिन के अंदर 102 103 तक का बुखार आराम से उतार देता है। इसके साथ आपको पट्टियां रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि बॉडी आधी ठंडी आधी गर्म हो जाए, जो कि बुखार की एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है, उसमें ये बेहतरीन सहयोग करता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आप रेगुलर प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल करते हैं। जी पुरुषोत्तम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपने जो इम्यूनिटी वाला जो फार्मूला जो बताया है जी, वो कौन से डाइल्यूशन में देना है? ये फर्स्ट डाइल्यूशन में बनता है। ओके, D4। D4 में बनेगा। यूज आप D5 में कीजिए, यानी सेकंड डाइल्यूशन में कीजिए। यदि आपको लगता है ओके, आपके थैंक पेशेंट को इससे थोड़ा टाइम लग रहा है ठीक होने में, तब आप फर्स्ट पे आ जाइए, ठीक है। लेकिन अपने ओके फार्मूलों को हमेशा D2 पे यूज कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। इसके दो फायदे हैं। पहला, आपकी दवाइयां बहुत लंबे समय तक सेव रहेंगी, जल्दी खत्म नहीं होती। और दूसरा, आपके पेशेंट में एग्रीवेशन नहीं होता। डाइल्यूशन 1 कभी कभी एग्रीवेट कर देता है। जी आयशा जी। सर बुखार को भी फीवर को भी D4 में चूज करना सर। सॉरी, फीवर F1 वो बोले थे ना सर, हम फीवर का से हाँ वो बुखार भी को। यूज कर सकते हैं और आप अपना फार्मूला भी बना सकते हैं। बेसिकली बुखार उतारने के लिए F1 होती है रेमेडी। है सर F1, बट जी D4 में यूज करना चाहिए सर। नहीं, F1 को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो F1 सेकंड या थर्ड डाइल्यूशन में यूज करनी चाहिए। ओके। ठीक है, अभी हम डाइल्यूशंस पे आएंगे तो मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा इसको। चलिए, और एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अपने पेशेंट में दो विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि ये भी है और ये भी है, ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है कि जो बीमारी बढ़ी हुई है पहले उसका उपचार कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं औषधि क्या है। नॉर्मली हम औषधि को सिंपल ये बोल देते हैं भाई दवाइयां हैं, लेकिन सही मायने में औषधि का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनका प्रयोग हम रोग को उतारने के लिए करते हैं, उनको औषधि बोलते हैं। हालांकि इसकी और भी व्याख्याएं हैं, जैसे जो मुख द्वारा ग्रहण की जाए वो औषधि है। पर आज की डेट में औषधि की अगर बात करी जाए तो औषधि को खाने में, लगाने में, सूंघाने में, इंजेक्शंस में, गोलियों में प्रयोग किया जा सकता है। इनके दो मुख्य कर्म होते हैं। पहला, शमन, किसी भी चीज को दबा देना, और दूसरा शोधन, उस अवस्था को जो वहां पे टॉक्सिसिटी है उसको निकाल देना। औषधियों का मूल का जो प्रयोग है वो शोधन और शमन के लिए ही किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर में आत्मसात हो जाती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनको बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाया जाता है। यही वजह है कि मैंने आपको बोला कि D1 का प्रयोग ना करें, D2 का प्रयोग करें। तो जितना ज्यादा ये डाइल्यूट होंगी उतनी जल्दी आपकी बॉडी में आत्मसात हो जाती है, और जितनी जल्दी आत्मसात होंगी उतनी जल्दी ये आपके शरीर पर कार्य करती है। एक यहाँ पे और आपको टिप देता हूँ, जो भी आप लिक्विड खाने या पीने के लिए दे रहे हैं उसे जीभ के नीचे दीजिए। इससे उस दवा का जो प्रभाव है वो और तीव्र हो जाता है। लेकिन डिल्यूटेड फॉर्म की दवा होगी तो वो जल्दी असर रखेगी। दूसरा ये है कि अगर आप रस की दवाइयां दे रहे हैं तो पानी में दें, गुनगुने पानी में दें। और रक्त के लिए दवाइयां दे रहे हैं तो आप उसे गोलियों के रूप में दें। इससे जो आपके दवाओं का प्रभाव होगा वो बढ़ जाएगा। गोलियां हम होम्योपैथिक की यूज नहीं करते। आज की डेट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की अलग से मेडिसिन आती हैं। लगभग 400 450 रुपए का आधा किलो के करीब का डब्बा मिल जाता है गोलियों का। तो अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने पास गोलियां बना के रखें, मतलब गोलियां लेके रखें, और गोली को हमेशा उसी समय बनाए कि आपका पेशेंट विद इन मंथ उसको यूज कर ले। ज्यादा लंबे समय तक बना के मैंने देखा है ये काम नहीं कर पाती। तो बेहतर रिजल्ट के लिए ये है कि आप गोलियां दें और पेशेंट यूज कर ले। और गोलियों का साइज जितना छोटा हो उतना बेहतर है, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैंने बड़ी गोलियां भी यूज करी हैं, मुझे कोई खास अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। दूसरा एक तरीका और है, अगर आपको इसमें दिक्कत आती है
तो आप चीनी को पीस कर पाउडर भी बना सकते हैं, या मिल्क ऑफ शुगर के नाम से आपको जो दवाइयाँ रखते हैं उनके पास मिल जाता है, मिल्क ऑफ शुगर। आप उसको ले लीजिए, आरएस से उसमें दवाई बनाइए और उसमें मिक्स करिए और उसको घोट लीजिए। और बाद में आपके पास कैप्सूल है तो कैप्सूल में डाल के भी आप उसे दे सकते हैं, या फिर आप सीधा उसकी पुड़िया बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन पुड़िया ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरीके से कागज से कांटेक्ट ना हो। अगर आपकी दवाई कागज से कांटेक्ट करेगी तो आरएस उड़ जाएगा, वो बेनिफिट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी सामान्य उसका बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप कई तरीके से दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी पैथी में इंजेक्शंस का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु मेरा मानना ये है, और मैंने देखा भी ये है, कि बिना इंजेक्शंस के ही हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। तो हम क्यों अपनी पैथी को और आगे बढ़ के काम करें, जबकि अभी इन चीजों में हमें परमिशन नहीं है। करने वाले लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो डर भी रहे हैं। डर क्यों रहे हैं कि इस समय पर, क्योंकि ये ग्रे पैथी है, तो लोगों को ये लगता है कि भाई अगर कोई किसी ने छापा मार दिया, कुछ हो गया तो दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग किसी भी तरीके की कटिंग, सीजरिंग, घाव का जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं करते। छोटी मोटी घावों की बात अलग है, लेकिन बड़े घावों की ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए हॉस्पिटल रिकमेंड कर देना चाहिए। और इलेक्ट्रोपैथी के जो हॉस्पिटल्स हैं या बड़े क्लिनिक्स हैं, जो प्रॉपर लाइसेंसिंग लेके या प्रॉपर एक बड़ी संस्थान के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, वो इस काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं, मतलब अभी नए प्रैक्टिशनर हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन चीजों से बचें। ये चीजें आपको अभी इन चीजों में आपको अभी फंसने का डर रहेगा। यदि कभी कोई आ जाए आपके क्लिनिक पे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल शुरुआती रूप में इन चीजों से बचें। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाए, जैसे जैसे आपका हाथ साफ होता जाए, वैसे वैसे आप इन चीजों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि यदि आप औषधि का प्रयोग कर रहे हैं और जीवनचर्या के नियमों का पालन नहीं करते, जो मैंने कल और आज के बताई हैं, तो ऐसे स्थान पर दवाइयों का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है और समय ज्यादा लेने लगता है। और इलेक्ट्रोपैथी की एक दवाइयों की खास बात और भी है कि आप जो दवाइयां लंबे समय के लिए दें, कोशिश करें उनको टुकड़े टुकड़े करके दें। एक बार में महीने की दवा बना के मत दें। आपने पहले पेशेंट को 2 दिन की, 3 दिन की, 1 हफ्ते की दवा दे दी, 1 हफ्ते बाद पेशेंट दोबारा आया, फिर दोबारा दे दी। इसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला, पेशेंट की रेगुलर विजिट आपके क्लिनिक को रन में रखेगी। अगर आपने एक बार पैसे लिए तो दोबारा 1 महीने तक आपके पास नहीं आएगा। तो पेशेंट जितनी बार आपको अपने क्लिनिक पे आता हुआ दिखाई देगा, उतनी बार आपका हौसला भी बढ़ेगा। और दूसरा, लोगों को भी दिखाई देता है कि भाई डॉक्टर का क्लिनिक चल रहा है। तीसरी एक और खूबी है, अगर आप महीने की दवाई देते हैं और 1500 रुपए ले लेते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि जेब खर्च एक बार में कहीं ना कहीं निकल जाता है। लेकिन यदि आप उसी पेशेंट से 2 दिन के, 3 दिन के 100 रुपए लेते हैं, तब भी आपको मिलना ही वही है, 1500 1600 रुपए के करीब। लेकिन उसमें क्या है कि आपका एक पैसा जो है वो रूटीन में घूमता रहता है और प्रैक्टिस जो है वो हमारी अच्छी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनके बारे में बेसिकली हम लोगों को ना तो कोई बताता है, ना कोई इस बारे में बात करता है। पर अगर शुरुआती रूप में ये चीजें प्रैक्टिशनर्स को बताई जाए तो उनकी प्रैक्टिस जम सकती है। अब हमें औषधि कैसे देनी चाहिए? अब औषधि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपैथी की रेमेडीज है। तो हमने बात करी थी कि शरीर में रोगों की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली एक्यूट, दूसरी सब एक्यूट, तीसरी क्रॉनिक और चौथी डिजनरेटिव। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें 3 बातों को ध्यान रखकर औषधि का निर्माण या प्रयोग करवाना चाहिए। पहला, जो भी रोग है उसके अनुसार आप औषधि का चयन करें। अब यहाँ पे रोग से मेरा मतलब रोग से भी है और रोग के कारण से भी है। आप शुरुआती रूप में रोग पे काम कीजिए। जब आपको रोग पे पकड़ बन जाए, आपका फार्मूला पास हो जाए, आपको अपने फार्मूले पे भरोसा हो जाए। फार्मूले पे भरोसा तब होता है जब हम एक ही फार्मूला 20 25 50 पेशेंट्स पे ट्राई कर लेते हैं और हमें लगता है अब ये 100% काम कर रहा है। तब आप क्या करें, उस फार्मूले पे रुके नहीं, उससे पीछे के ऑर्गन्स को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी ना केवल प्रैक्टिस बेहतर होगी, बल्कि आपकी नॉलेज एनहेंस होगी और आपको एक अलग फार्मूलेशन भी मिलेगी, चीजों को अलग तरीके से देखने का नजरिया भी मिलेगा। औषधियों की पकड़ भी मजबूत होगी।
तो ये कई फायदे मिल जाते हैं इससे। दूसरा, जो भी आप औषधि रोगी को देने जा रहे हैं उसकी मात्रा का चयन करें, कितनी मात्रा में औषधि दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डाइल्यूशंस क्या होते हैं, कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था 1:9 का रेशियो ले लीजिए, 149 का ले लीजिए, 199 का ले लीजिए, 1000 का ले लीजिए, 5000 का या 10,000 का ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है। जिस पे भी आप प्रैक्टिस करें, आप अपने डाइल्यूशन पे खुद प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे के कहने पे दवाइयां मत दीजिए। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, जहां से मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रोपैथी सीखी थी, वहां पे 3:7 का रेशियो चलता था, यानी 3 भाग दवाई और 7 भाग डिस्टिल्ड वाटर। जब मैंने उसमें प्रैक्टिस करनी शुरू करी, मैंने देखा मेरे पेशेंट्स को एग्रीवेशन हो रहा है। फिर थोड़ा सा सामान्य बुद्धि लगाई, मैंने 1:9 का रेशियो किया, उसमें भी एग्रीवेशन हो रहा था। फिर मैंने 147 का रेशियो किया, तब जाके मेरे पेशेंट्स को रिलीफ मिलना चालू हुआ। उसके बाद मैंने प्रकृति का अनुमान लगाया कि प्रकृति कहाँ बदलती है, क्या होता है। बाद में मैंने डाइल्यूशन 7 तक बनाए और उसके बाद अपनी औषधियों का निर्माण किया। निर्माण क्या था, मैंने कोई औषधि नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, मैंने 4 अलग अलग कंपनीज के डाइल्यूशंस खरीदे, किट्स खरीदी और चारों को एक जगह मिला दिया। ये मेरा अपना खुद का जो मैंने काम शुरू करने की तरीका था वो था। अब उनमें दवाइयां तेज थी, हल्की थी, वो सब मिलके एक हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्या रिस्पॉन्स देंगी। मैंने उनको 7 डाइल्यूशन में कन्वर्ट किया और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करनी चालू करी, चीजों को समझा, इलेक्ट्रोपैथी की गहराई को समझा और दवाइयों का प्रयोग किया। धीरे धीरे रिजल्ट अच्छे मिलने लगे और आज मुझे पता है कि मेरी दवाइयां किस लेवल पे जाके काम करती हैं। इसी तरीके से यदि आप अपनी दवाइयां बना रहे हैं, आप किसी की भी दवाइयां ले रहे हैं, उनका एक लेवल तैयार कीजिए और उस पर अध्ययन कीजिए। अब मैं आपको जो दवाई बता रहा हूँ कि F1, S1, L1, ये आप प्रयोग कीजिए। डाइल्यूशन एक बेसिक तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है वो आपके पेशेंट को एग्रीवेट कर जाए, हो सकता है वो आपके पेशेंट पे काम ही ना करे। यहाँ आपने नोट क्या करना है, आपने नोट करना है कि अगर आप कोई भी दवा अपने पेशेंट को दे रहे हैं और पेशेंट को वो दवा खाने से रोग बढ़ जाता है, तो आपने उस दवा का ऑपोजिट डाइल्यूशन प्रयोग करना है। आप देखेंगे वो प्रॉपर काम करने लगा है। यानी अगर आपका डाइल्यूशन सही चुनाव है, तो या तो वो पेशेंट को ठीक करेगा या खराब करेगा। तो मात्रा का अर्थ यही है कि या तो वो आपके पेशेंट को ठीक करेगा या आपके पेशेंट को और बीमार बना देगा कुछ समय के लिए। अगर आपकी पेशेंट की अवस्था ज्यादा खराब हो जाए तो S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन दे दीजिए, पेशेंट को आराम आ जाएगा। नींबू चटा दीजिए, आराम आ जाएगा। घंटे आधे घंटे बाद फिर दोबारा से अपनी दवा का प्रयोग उसके ऊपर कीजिए, रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अब है तीसरा बिंदु, रोग के अनुसार जो आप औषधि देते हैं उसमें समय का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब समय का चयन का क्या मतलब है, आप किसी रोगी को कितनी देर में दवा देंगे, हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, दिन में 5 बार। तो ये जो है ये हमारे समय का चयन होता है, हम कब पेशेंट को देते हैं, कितनी बार देते हैं। ये सारी चीजें आप जब अपने पेशेंट का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें तो इनको लिख के रखिए, ये हमारे कई काम आता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिए खाने पीने की जो जो भी चीजें होती हैं जिनका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, कि भाई आपने ये परहेज करनी है और इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। मतलब आहार विहार के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इससे हमारे रिजल्ट ना केवल बेहतर होंगे बल्कि हमारी प्रैक्टिस भी जमती चली जाएगी। हमारा एक जो प्रभाव होता है वो पेशेंट पे अच्छे पड़ता है। अब हमारे पास कोई एक्यूट डिसीज का पेशेंट आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी दवा 2 तरीके से काम करती है, डाइल्यूशन 1 और डाइल्यूशन 10। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। डाइल्यूशन 1 यानी इसमें आपकी औषधि की मात्रा ज्यादा है। जैसा मैंने बताया डाइल्यूशन 1 के अंदर सपोज कीजिए आप 147 का रेशियो लेके दवा बना रहे हैं, तो जब आपने डाइल्यूशन 1 बनाया तो इसमें 10% औषधि है और 50% 49% डिस्टिल्ड वाटर है। तो इसमें औषधि की मात्रा 10% है। पर जब आप डाइल्यूशन 10 बना रहे हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि आपकी औषधि की मात्रा ना के बराबर होगी, लेकिन क्योंकि उसको बार बार झटके दिए गए, हमने 100 झटके 10 बार दिए तो 1000 झटके हो गए, तो उसकी जो मात्रा है वो शक्तिकृत हो गई। तो एक्यूट डिसीज के अंदर, सब एक्यूट डिसीज के अंदर दवा की मात्रा अधिक होनी चाहिए और शक्ति क्षीण होनी चाहिए।
वहीं जो क्रॉनिक और डिजेनरेटिव डिसीज होती हैं, इनके अंदर औषधि की मात्रा कम होनी चाहिए और दवा की मात्रा कम होनी चाहिए और शक्तिकृत मात्रा अधिक होनी चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग डायरेक्ट जो रेमेडी बनाते हैं, डायरेक्ट रेमेडी का मतलब ये है कि आधा लीटर के अंदर 10 ml की दवा मिला के दे दी, तो उसका प्रभाव होता तो है पर वो कुछ समय के अंदर न्यून हो जाता है। तो बेहतर है आप डाइल्यूशंस को बनाते हुए आगे बढ़े, धीरे धीरे काम होंगे, एक दिन में नहीं होंगे। आपको 10 तक डाइल्यूशन बनाने में भी हफ्ते 10 दिन का समय लगेगा। 10 तक डाइल्यूशन अपने पास बना के रखिए। इससे ऊपर के डाइल्यूशंस की नॉर्मली हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। और रेयरली केस में यदि आपको ऊंचे डाइल्यूशंस की जरूरत हो तो बिहार में डॉक्टर अशोक हैं, आयुष्मान आयुष्मान के नाम से है जो ये दवा बनाती हैं इसकी। डॉक्टर दुरानी है, रेसबर्ग कंपनी के वो हैं, ऑनर हैं। तो आप इन लोगों से बने बनाए डाइल्यूशंस भी ले सकते हैं। क्रॉनिक डिसीज के अंदर जैसे मैंने बताया, औषधि की मात्रा न्यून होनी चाहिए और शक्ति ऊंची होनी चाहिए। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होता है। जब आप इस प्रकार की दवाइयां प्रयोग करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी मात्रा आप चुनते हैं इसका विशेष ध्यान रखिए कि वो उस व्यक्ति की पाचन क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। अगर पाचन क्षमता के अनुरूप नहीं है तो वो दवा उस व्यक्ति को एग्रीवेट कर सकती है, उसे वॉमिटिंग हो सकती है, उसे दस्त लग सकते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा 1 से 2 बार होता है और तीसरी बार में वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। परंतु अगर ऐसी अवस्था आ जाए आपके पेशेंट के साथ तो आपने क्या करना है, उसे बोलना है कि कुछ खा के फिर दवा लें, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दवा लें। तो जब पेट भारी होगा तो दवा का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। खाली पेट में दवा का प्रभाव बढ़ा हुआ होता है। रोगी के पूरे रोग की, जो भी उसको डिसीज है, उसकी पूरी शक्ति का आकलन कर ले कि रोग कितना शक्ति से रोग ने शरीर पर प्रहार किया है। उसी के अनुसार आपने दवा और मात्रा का चयन करना हो। ये सब आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा जो आपको धीरे धीरे मिलता है। यहाँ ध्यान रखिए, अगर आपको कभी ये डाउट हो कि मेरी दवा का प्रभाव क्या हो सकता है, कई बार होता है हमें नहीं पता होता कि हम पेशेंट को दवा दे रहे हैं तो क्या हो, तो ऐसी अवस्था में दवा की मात्रा को कम रखिए, शक्तिकृत मात्रा को भी कम रखिए। यानी अगर मान लीजिए किसी को हमें 10 ऑन्स की मेडिसिन देनी है तो आप उसे 8 ऑन्स की मेडिसिन दें। तो अगर दवा की मात्रा कम होगी तो रोगी को खतरा नहीं होता किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आने का। पर अगर दवा की मात्रा अधिक हो जाए तो जैसे मैंने बताया एग्रीवेशन हो सकता है। तो एग्रीवेशन को खत्म करने के लिए आपको किसी दूसरी चीजों का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें हमारी S1 है या नींबू। अगर एक्यूट डिसीज है तो ऐसी अवस्था में दवा की जो खुराक है वो जल्दी जल्दी दी जानी चाहिए आराम आने तक। मान लीजिए किसी को जुकाम हो गया है, किसी के पेट में दर्द अचानक शुरू हो गया, तो आप ये कहें कि भैया ऐसे दिन में 3 डोज देनी है, तो नेचुरल सी बात है कि वो पूरा दिन तो तड़पेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लिया, उसमें अपनी दवा को मिलाया और उसको चम्मच चम्मच करके पीने के लिए बोल दिया कि 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में 1 चम्मच पीते रहें। कब तक पीना है? आराम आने तक। आराम आ जाए दवा बंद कर दीजिए। इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा डीजनरेटिव कंडीशन है, जैसे ऑर्थराइटिस का रोग है, HIV का रोग है, बहुत डीप रूट में रोग है कोई जिसके बारे में व्यक्ति नहीं जानता, तो ऐसी अवस्था में हफ्ते में 1 बार ही मेडिसिन प्रयोग में लाई जानी चाहिए। ध्यान रखें, जब तक आपकी औषधि उस व्यक्ति पर काम करेगी, रोगी पर काम करेगी, तब तक आपको रोग घटता हुआ दिखाई देगा। सर इसका 1 मिनट, इसका जो इसकी जो नॉलेज है, इसका जो पता है, वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, जो आप उसकी टेस्टिंग के द्वारा उससे पूछताछ करके पता कर सकते हैं। अगर यहाँ आपसे चूक हो जाती है तो पेशेंट का जो रोग है वो वहीं रुक जाता है और हमें लगता है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो हमें दवाइयों की मात्रा को बदल देना चाहिए। जी आयशा जी बोलिए। सर वो वीकली वंस ना सर, बट वो हायर डाइल्यूशन है ना सर वो? जी वो हायर डाइल्यूशन है, उनकी हमें अधिकतर आवश्यकता नहीं पड़ती।
सर कितना हायर डाइल्यूशन तक का हम यूज कर सकते हैं सर? 10th? नहीं, आप 1 लाख तक ले जाइए। पर हम ये तो बना नहीं सकते ना सर? हाँ, बनाने में दिक्कत आती है तो कंपनियां बना बना के बेच रही हैं, लेकिन वो जो डाइल्यूशंस के तरीके हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इलेक्ट्रोपैथी में देखा गया है, जो आप स्ट्रोक मार के डाइल्यूशंस बनाते हैं उनका प्रभाव ज्यादा होता है बनस्पत उनके जो आप इंस्टेंट तैयार करते हैं। तो झटके मार के कोई कितने डाइल्यूशन बनाएगा? जो बहुत पुराने लोग हैं, जो 20-25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है उन लोगों के पास 5,000 10,000 डाइल्यूशन हो, पर कंपनीज के अंदर मशीनों पे ये डाइल्यूशन बनाए जाते हैं, वो इतने प्रभावशाली नहीं होते। सर ये मेरा पर्सनल गैम्बलिंग भी एक्सपीरियंस है। हो सर, गैम्बलिंग भी हो रहा है दूसरे का, वो नीट के ऊपर का बोल को भी बोल रहे हैं सर। मैं समझा नहीं मैम, क्या कहा आपने? सर वो अबे हम हायर डाइल्यूशन मांगते हैं ना सर, वो जी उतना नहीं बना सकते, बट हायर डाइल्यूशन का को बेच देते हैं को भी बोल रहे हैं सर बहुत लोग। मैम, वो देखिए सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना विचारधारा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बाकी आपके डाइल्यूशन 10 तक रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। कई बार अगर आपको जाना पड़ा तो बहुत ज्यादा आप 30 तक जाइए, इसके बाद आपको सर जरूरत नहीं पड़ती। हाँ या सर, वो अच्छे सर, अब वीकली वंस हो गए ना सर, वो 10th में देना चाहिए सर। जी, मैक्सिमम 10 तक आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। 10th का डाइल्यूशन भी वीकली वंस ही देना सर? नहीं नहीं, ये तो आप रेगुलर मेडिसिन में यूज कर, ये क्रॉनिक अवस्था के डाइल्यूशन होते हैं, आप इनका आराम से यूज कर सकते हैं। मैं डिजेनरेटिव कंडीशन बता रहा हूँ जिसमें बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो चुका होता है, उसमें रिकवरी के लिए वंस अ वीक आपको मेडिसिन देनी चाहिए, और बाकी आपके क्रॉनिक मेडिसिन के डाइल्यूशन ही चलते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं। सर ये यूट्रस में फाइब्राइड्स, उसके लिए हम कितना डाइल्यूशन टेंथ तक का जा टेंथ सकते हैं सर? टेंथ 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 में काम कर जाएगा। सर सर प्लीज डेरिनोबायोसिस होता है ना सर? सर प्लीज सर इनको बोलो भी, ये बाद में डिस्कस कर लें, कंटिन्यूटी टूट जाती है सर। चलिए, आयशा जी अभी बाद में बात कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोपैथी की जो हमारी दवाएं हैं, इनकी मात्रा ऑलरेडी बहुत सूक्ष्म होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मैन्यूट फॉर्म में ही पोषण को ग्रहण कर सकते हैं। तो आप जो भी दवाइयां लेते हैं वो शरीर में बलपूर्वक जाती हैं, क्योंकि उनमें औषधीय मात्रा ज्यादा होती है, शक्तिकृत मात्रा कम होती है। तो वो बहुत ज्यादा ताकत के साथ शरीर में जाती है और शरीर को बेहोश करके या नींद की अवस्था में लाकर या आलस कफ की अवस्था में लाकर शरीर पर बलपूर्वक रिजल्ट लेती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स को नुकसान होता है। जो हम बोलते हैं कि भाई एलोपैथिक दवाइयां का नुकसान करती है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां आप देखें तो ये होम्योपैथिक से ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होती हैं। तो नेचुरल सी बात है, शरीर इसको आसानी से आत्मसात कर लेगा। पर अगर आप ये कहें कि ये पूरी तरह से हानि रहित है, तो यहाँ पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती हैं, तो इनका असर लंबे समय तक बना नहीं रहता। पर यदि किसी भी दवा का आप प्रयोग नियमित तौर पर करते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके ऑर्गन को कमजोर करती चली जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर देती है। और इसको मैं सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयों से तुलना नहीं करूंगा। आप अगर पानी भी ज्यादा पीते हैं, रोटी भी ज्यादा खाते हैं, या कोई और भी दैनिक क्रिया नियमित रूप से ज्यादा करते हैं, वो भी आपकी बॉडी को हार्म करती है। तो ऐसे में ये कहना कि इलेक्ट्रोपैथी दवाइयां पूरी तरह सेफ है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बाकी जितनी भी पैथियों की औषधियां हैं, उनकी तुलना में इलेक्ट्रोपैथी 100% सेफ है। ये शब्द ज्यादा उचित लगते हैं। चलिए, जितनी ज्यादा ये दवाइयां सूक्ष्म होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां सूक्ष्म है, और जितनी ज्यादा सूक्ष्म होंगी उनका असर भी उतनी तीव्र होता है, क्योंकि सेल्स के द्वारा इनका पाचन बहुत आसानी से कर लिया जाता है। पर अगर हम इसमें रोगी का आहार विहार भी जोड़ दें, उनका लाइफस्टाइल जोड़ दें, उनके खाने पीने के तौर तरीके, इनको भी जोड़ दें, तो हमारी जो दवाइयां हैं वो और अच्छा प्रभाव पेशेंट पे रखती है। और ध्यान रखिए, जब भी आपके पास पेशेंट आए, कंडीशन कैसी भी हो, कोशिश कीजिए कि 5 दिन के अंदर आप लगभग उसको 40, 50, 60% तक, 70% तक रिलीव कर दें। एक्यूट कंडीशन तो हमारी 1 दिन की दवाओं से ही आराम आ जाता है, लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो 5 दिन के अंदर उसे आराम मिलना चाहिए। अगर उसको आराम दिख गया तो वो परमानेंट आपका पेशेंट बन जाएगा। अब ऑर्थराइटिस जैसा रोग, 15-15 दिन, 20-20 दिन इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां चल रही हैं, पेशेंट कह रहा है आराम आ रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। उसका रीजन ये रहता है कि हम उसे 3 डोज 5 डोज देके ये कहते हैं कि 15 दिन बाद दिखाना,
जबकि हमें करना ये चाहिए कि 5 दिन के अंदर हम उसको रेगुलर डेली रूटीन का डोज दें, हर 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे वाला डोज दें। तो जो भी उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, आप उसको 4 से 5 दिन में अप टू 70% डाउन कर सकते हैं। इससे आपका प्रभावशीलता भी बढ़ेगी, पेशेंट आपसे प्रभावित भी होगा और आपकी बातों को भी मानेगा। और एक चीज मेरा पर्सनल अनुभव है, जब भी आप पेशेंट ट्रीट करें तो कोशिश करें पेशेंट से पर्सनल रिलेशन ना बनाएं। यदि आप पेशेंट से पर्सनल रिलेशन बनाते हैं तो आपकी ना केवल प्रैक्टिस खराब होगी, बल्कि पेशेंट आपका मिसयूज भी करते हैं। और ध्यान रखें, जब भी आप किसी दवा को लेके परेशान हो कि मेरी दवा एग्रीवेट कर रही है, परेशान कर रही है, S1 का 150 का फर्स्ट डाइल्यूशन प्रयोग करें 2-3 डोज के अंदर, गुनगुने पानी में इसका प्रयोग करें 2-3 डोज के अंदर, ये किसी भी दवा के प्रभाव को खत्म कर सकता है। और यहाँ पे मजे वाली बात ये है कि अगर उसने एलोपैथिक दवा खा रखी है, आयुर्वेदिक दवा खा रही है, S1 उनके प्रभाव को भी खत्म कर देगी। मैंने इसके प्रयोग पे ये भी देखा है कि इंजेक्शन के प्रभाव को भी ये खत्म कर देती है। और ये मैंने कोरोना काल में इसका रिजल्ट लिया था कि एक व्यक्ति को शुगर का इंजेक्शन लगा था, उसकी शुगर एकदम बिगड़ गई थी, तो S1 का डोज उसे बार बार दिया गया पॉजिटिव करके, उससे लगभग पौने घंटे के अंदर शुगर का जो इम्पैक्ट था वो न्यूट्रल हो गया था। केवल S1 का गुण बता रहा हूँ। इसी में मैंने ये भी देखा, हमारे यहाँ पे ततैये बहुत होते हैं तो काट लेते हैं, यदि S1 की आप गोलियां खुद बनाकर हर 2-2 मिनट के अंदर चूसते हैं, इससे भी टॉक्सिसिटी बहुत हद तक रिलीव हो जाती है और अगले दिन आपको पता भी नहीं चलता कि ततैये ने काटा था। इसी तरीके से अगर बॉडी में कभी रस संबंधी रोग हो जाए, हर घंटे में आप S1 का प्रयोग कीजिए, नेक्स्ट डे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये रोग था या नहीं था। तो ये S1 की ताकत है। अब आते हैं हम औषधियों का डाइल्यूशन। पहले मैं कॉमन डाइल्यूशन की बात करूंगा, उसके हेलो बाद सर। फिर सर 150 सर डाइल्यूशन 149 पे बनाएंगे। 150 कह लीजिए, मैं 150 पे बनाता हूँ, 49 पे नहीं बनाता मैं, ओके सर। क्योंकि 149 में नापातोली ज्यादा होती है, 50 में आपका एक मेजरमेंट होता है, आप सीधा उसमें डालिए, हो गया। और इन दवाओं की खासियत ये है, आप किसी भी डाइल्यूशन पे तैयार कर सकते हैं। 37 पे बना लीजिए, 110 पे बना लीजिए, 149 पे बना लीजिए, 199 पे बना लीजिए। तो ये खासियत है इनकी। इसमें जो मेन डाइल्यूशन है वो 3 डाइल्यूशन है, जिनका प्रयोग हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। डाइल्यूशन 1 जो एक्यूट कंडीशन में यूज किया जाता है। डाइल्यूशन 3 जब रोग समझ में ना आए तो इसको हम डाइल्यूशन 2 मान के इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब हमें ये समझ में ना आए रोग क्या है, कैसे काम कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तब आपको डाइल्यूशन 3 का प्रयोग करना चाहिए। ये डाइल्यूशन जो भी अवस्था होगी उसको रोक कर धीरे धीरे उसको उपचारित करना शुरू कर देता है। और उसके बाद डाइल्यूशन 5, कोई भी ऐसा रोग जिसमें लक्षण भयंकर हो और पुराने हो, जो जल्दी से पकड़ में ना आते हो, तो डाइल्यूशन 5 आप स्टार्टिंग में दे सकते हैं। इन तीनों तरीके के डाइल्यूशंस को आप स्टार्टअप डाइल्यूशंस बोल सकते हैं। डाइल्यूशन 1, डाइल्यूशन 3, डाइल्यूशन 5। डाइल्यूशन 1 एक्यूट सब एक्यूट कंडीशन में, डाइल्यूशन 3 आपको समझना है कौन सा रोग है उसमें, और डाइल्यूशन 5 क्रॉनिक कंडीशन के रोग। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आपको यदि इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर जी एक्चुअल वो कौन की डॉक्टर राइज करे थे ना सर पॉइंट आउट, अभी ये वो आप टॉपिक वो पोटेंसी का हम भूल जाएंगे तो मैं पॉइंट आपको पूछी थी सर उतना ही। पोटेंसी के लिए, हेलो मैम, पोटेंसी डाइल्यूशन के लिए डाइल्यूशन में क्या पूछा आपने? अब कितना डाइल्यूशन यूज करना पूछी थी ना सर, वो है नहीं वो टॉपिक इररिलेवेंट का बोले थे सर। अभी हम आएंगे डाइल्यूशन के उस पे। सर नेक्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली एंडोमियास में प्रॉब्लम होता है ना सर यूट्रस में, उसको वो रीजनरेटिव डिसीज को बोलेंगे सर उसको। देखिए, जब भी कोई चीज बढ़ जाती है या घट जाती है तो आप उसको डीजनरेशन या क्रॉनिक डिसीज में मान के डील करेंगे। हम उसको कौन सा डाइल्यूशन दे सकते हैं सर? आप उसे 5th से ऊपर के डाइल्यूशन 10 तक ले जा सकते हैं। 10th से जी, सर। और इनका लोअर से हायर जाना सर? इसमें बेटर रहेगा आप हायर से लोअर की तरफ आए। यस ओके सर। ठीक है, आप 10th डाइल्यूशन दीजिए, उसके बाद अगर वो 10th डाइल्यूशन अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो आप 7th डाइल्यूशन पे आइए। ये मैं कल बताऊंगा कौन सा डाइल्यूशन आप प्रयोग करिए, कल हम डाइल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। तो वो डाइल्यूशन आप प्रयोग कीजिए, अगर उससे वो रोग बढ़ जाता है तब फिर हायर में जाइए, फिर 10 से ऊपर जाइए।
ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके, आज के लिए बस इतना ही।